आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा ऑप्शन जो आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स ला कर देगा। मैं बात कर रही हूँ इंडेक्स ETFs की। अब इंडेक्स क्या वर्ड है, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो ना मैं आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझाना चाहूंगी। जब भी आप कहीं पर किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदकर इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क होता है क्योंकि वो कंपनी ऊपर या फिर नीचे होती रहती है। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो बेसिकली दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है कंट्री रिस्क और एक होता है कंपनी रिस्क। तो अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो वहां पर आपका जो कंपनी रिस्क होता है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंट्री रिस्क तब आता है जब कंट्री की इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ रहा है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है या फिर हमारी GDP बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रही है, रिसेशन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करती है और कहीं ना कहीं उन कंपनीज में भी इम्पैक्ट करती है जहां पर हम इन्वेस्ट करें। वहीं अगर एक पर्टिकुलर कंपनी की बात की जाए और कंपनी अगर डाउन जा रही है तो वो होता है कंपनी का रिस्क। फॉर एग्जाम्पल अगर किंगफिशर की बात की जाए तो एक टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि किंगफिशर बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम पर किंगफिशर एक ऐसी कंपनी थी जो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे थे, नंबर 1 कंपनी बनी हुई थी वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किंगफिशर बंद हो गई। दैट इज कंपनी रिस्क। कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है और वहीं से आपका रिस्क जनरेट होता है। अब सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो वो कंपनी रिस्क में ही आता है, कंपनी ही ऊपर नीचे जाती रहती है। वहीं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो लगभग वो 2020 से ऊपर ही जा रही है, लाइक वो रैली पर ही है। अब वहीं अगर बात की जाए कंट्री रिस्क की तो वो काफी ज्यादा कम होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पर। अब जब मैं बात करूं किसी भी इंडेक्स फंड की या फिर इंडेक्स की, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो ना तो कंपनी रिस्क आपका खत्म हो जाता है। अब इंडिया की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास दो मेन लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सबसे पहले NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर दोनों के इंडेक्सेस की बात की जाए तो सबसे पहला आता है NSE का निफ्टी और उसके बाद अगर BSE का बात की जाए तो आता है सेंसेक्स। निफ्टी में होती है टॉप 50 कंपनीज और अगर बात की जाए BSE की तो वहां पर टॉप 30 कंपनीज होती हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर दोनों के टॉप कंपनीज की बात की जाए ना तो जो पहले निफ्टी 50 की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो सेंसेक्स के बराबर ही होती हैं और साथ में अगर उसमें एडिशनल 20 कंपनीज की बात की जाए तो वो और 20 कंपनीज उसमें ऐड कर दी जाती हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको इंडेक्स बताने वाली हूँ, इसमें कंपनीज को चूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। किसी भी कंपनी को टॉप कैटेगरी में लेकर आना यानी लार्ज कैप में लेकर आना, उसके लिए मार्केट कैप चेक किया जाता है। अब मार्केट कैप कैसे चेक होता है, वहां पर जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है उस कंपनी का और साथ में उसकी जो मार्केट में भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अवेलेबल है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है और आपके पास मार्केट कैप निकल के आ जाता है। अब अगर इंडेक्सेस की बात की जाए तो उन्हीं कंपनीज को रखा जाता है जिनका मार्केट कैप सबसे बड़ा होना चाहिए। अब टॉप 50 कंपनीज के बाद फिर से और भी सारे इंडेक्सेस लाइंड अप होते हैं। अब अगर ये समझा जाए कि जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें आपका जो कंपनी रिस्क है वो कैसे डाउन हो जाता है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड में कंपनीज आ रही हैं वो भी तो डाउनफॉल में जा सकती हैं या फिर उनमें भी तो हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो बेसिकली ये होता है जैसे निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज हैं, किसी एक कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ है। अब अगर सबसे पहली कंपनी की बात की जाए वो 100 करोड़ के मार्केट कैप पर है और धीरे धीरे कर अगर उसका मार्केट कैप कम होता जा रहा है तो वो जो निफ्टी 50 की लाइन है उसमें से नीचे चली जाएगी और साथ में वो बाहर भी हो सकता है उस इंडेक्स फंड से। वहीं दूसरे कंपनी को फिर से ऐड कर लिया जाएगा जिसका मार्केट कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बार ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप तो कम होता है लेकिन वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, बट अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स फंड तो वो कंपनीज हमेशा उस इंडेक्स से आउट ही रहती हैं। अगर आप चाहो तो आप उसमें इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना एक सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखने से। वहीं अगर बात की जाए वॉरेन बफेट की तो वो भी हमेशा यही मानते हैं कि इंडेक्स फंड जो होते हैं ना वो हर एक फंड के लिए बेंचमार्क होते हैं और इंडेक्स फंड को बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बीट कर पाते हैं। वहीं अगर इनमें बात की जाए रिटर्न्स की तो रिटर्न यहाँ पर आपको एवरेज 13 से लेकर 15% तक का मिल जाता है। अब आपको एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हुआ होगा कि आपको निफ्टी 50 की तरफ जाना चाहिए या फिर सेंसेक्स की तरफ जाना चाहिए, आपको BSE NSE किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखा जाए दोनों सिमिलर ही होते हैं, इसमें एडिशनल 20 कंपनीज होती हैं, बाकी जो 30 कंपनीज होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं। वहीं अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो यहाँ पर आपका कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। आप कोई भी इंडेक्स चूज कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए आपको एक बार रिटर्न्स भी बता देती हूँ कि 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में दोनों ही इंडेक्सेस ने कितने कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब एज ऑफ अक्टूबर 2023 तक की बात की जाए तो 1 ईयर में निफ्टी और सेंसेक्स ने रिटर्न जनरेट किए हैं 6.15
1.14% एंड 7%। वहीं अगर नेक्स्ट ईयर की बात की जाए 3 इयर्स में, तो निफ्टी ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं 18.65% के और सेंसेक्स ने रिटर्न जनरेट किए हैं 19.27% के। 5 इयर्स में बात की जाए तो निफ्टी ने जनरेट किए हैं 14.51% के और सेंसेक्स ने जनरेट किए हैं 14.27% के। 10 ईयर में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, निफ्टी 50 ने जनरेट किए हैं 13.12% के और सेंसेक्स ने जनरेट किए हैं 13.07% के। अब वॉरेन बफेट भी यही मानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इंडेक्स फंड को नहीं बीट कर पाते हैं। अब अगर उनकी नजर से बात की जाए तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक इन्वेस्टर होता है ग्रुप ए और एक इन्वेस्टर्स होते हैं ग्रुप बी। इन्वेस्टर ए की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा एक्टिवली मैनेज करते हैं अपने फंड्स को, उसमें बार बार ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और साथ में बाय एंड सेल करते रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट ग्रुप की जो कि है ग्रुप बी, तो वो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं और साथ में भूल जाते हैं। तो अगर बात की जाए वॉरेन बफेट की तो वो ये मानते हैं कि ग्रुप बी हो सकता है कि आपको अभी के टाइम पर अच्छे रिटर्न्स नहीं दिख रहे हो, बट ग्रुप ए जो बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर भी सिमिलर पॉइंट पर आ जाते हैं। क्यों? अगर कोई एक्टिवली अपने फंड्स को मैनेज कर रहा है तो उसमें उनको हायर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बार बार उन्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी जो कि ब्रोकरेज फीस होती है। वहीं अगर बात की जाए एडिशनल चार्जेस भी उसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। सारे टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो परसेंटेज एक्चुअल में निकल कर आता है एक्टिवली मैनेज फंड्स के बाद, वो हमेशा इंडेक्सेस के बराबर ही होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो इंडेक्स फंड है वो म्यूचुअल फंड को बीट कर पा रहे हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर हमें इसे एक्टिवली मैनेज करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? हम बार बार थोड़ा ना स्टॉक्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वो उस फंड में से निकाल दी जाती है कंपनी जिसका मार्केट कैप कम हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप डायरेक्टली अगर पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है। आप एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करते हो, SIP कराते हो और सेम पर्टिकुलर डेट पर आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए ETFs की, अब आप क्या कर सकते हो, आपको स्टॉक्स बाय एंड सेल नहीं करने, आपको ETF बाय एंड सेल करना है। अब ये ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप इसे बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही समझ सकते हो। किसी भी इंडेक्स को आप उसी तरीके से खरीद और बेच सकते हो जिस तरीके से आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हो। अब अगर ETFs की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो काफी ज्यादा कम होता है और साथ में आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है स्टॉक्स को खरीदना और सेल करना। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो निफ्टी 50 से 100 करोड़ का अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो 100 करोड़ रुपीस वो अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उतने यूनिट्स, और उसके बाद उसको कोई भी बाय एंड सेल कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी चीज काम करती है। अब साथ में मैं आपको वॉरेन बफेट की ना एक एडवाइस भी दे देती हूँ। वो ये बोलते हैं कि अपना अमाउंट 10% आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर दो ताकि आपका अमाउंट सेफ हो जाए। उसके बाद जो बचा हुआ 90% अमाउंट है आप वो किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपका जो रिटर्न है वो स्लोली एंड स्टडी इंक्रीज होता रहे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि आपको किसी भी इंडेक्स ETF को सेलेक्ट कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है जो ETF आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशियो क्या रहने वाला है। आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले ETFs को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लिक्विडिटी भी चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ETFs में इंटरेस्टेड होते हैं। ओनली 8% लोग ऐसे हैं जो कि ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी में एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो आपको देखना होगा कि वहां पर कितने यूनिट्स बाय एंड सेल हो रहे हैं और साथ में आपको ट्रैकिंग एरर भी चेक करना होगा। अब एट लास्ट इन ETFs के कुछ ड्रॉबैक्स भी जान लेते हैं। जो सबसे पहला इसमें नेगेटिव पॉइंट आता है वो ये है कि ये जो फंड्स होते हैं या फिर जो ETFs होते हैं ये इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये बन जाती है कि इंडेक्स के जैसा ही रिटर्न हमें एग्जैक्ट ला कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैकिंग एरर होता है वो भी जनरेट होता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल इंडेक्स को फॉलो करेगा और वैसे ही रिटर्न जनरेट करके देगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए यू नीड डिसिप्लिन। अगर आप नॉर्मल SIP कराते हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर आप मैनुअली इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ETFs में आपके पास ऑटोमेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो मैनुअली करने के लिए यू नीड अ गुड डिसिप्लिन। अब आपने तो सुना होगा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो कंपनीज थोड़ी सी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स तो इंक्रीज होते हैं बट आपका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और साथ में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। दोनों ही नाम से आप समझ के होंगे। मिड कैप इंडेक्स में होती हैं जो मिडिल कैप वाली कंपनीज होती हैं, और साथ में स्मॉल कैप जो अभी स्टार्टअप हैं या फिर नई कंपनी स्टार्ट हुई है जिनका ग्रोथ रेट
अच्छा है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से ETF में इन्वेस्ट करना है। सो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी और अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।